13 अक्टूबर 1972 एक आम से दिखने वाले शुक्रवार को उरुग्वे के मोंटेवीडियो में कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवा में एक अलग सी एक्साइटमेंट और यूथफुल एनर्जी भरी हुई थी। हम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की रग्बी टीम थे, जवान लड़कों का एक ग्रुप जो दोस्ती और खेल के प्रति एक जैसे जुनून से बंधे थे। हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त और परिवार के सदस्य भी थे। सभी सैंटियागो, चिली में एक मैच के लिए यात्रा की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की यात्रा एक आसान एडवेंचर होनी थी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बस एक छोटी सी छुट्टी जिसमें हंसी, दोस्ती और कंपटीशन का वादा था। हम जवान थे, जिंदगी से भरपूर थे और सच कहूं तो हमें खुद को पूरी तरह से इनविंसिबल महसूस हो रहा था, जैसा कि अक्सर जवान लोगों को होता है। दुनिया हमारे कदमों में महसूस हो रही थी और यह ट्रिप हमारी बढ़ती कहानियों में बस एक और खुशनुमा चैप्टर थी। प्लेन में माहौल बहुत खुशनुमा और जीवंत था, जो हमारे हाई स्पिरिट्स को ठीक से दिखाता था। हम एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, गाने गा रहे थे और एक रग्बी बॉल पास कर रहे थे। हमारा दिमाग पहले से ही आने वाले मैच पर था। फ्लाइट खुद एक चार्टर थी और फेयरचाइल्ड F-227 एयरक्राफ्ट हमें एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर ले जाने के लिए एक मजबूत जहाज जैसा लग रहा था। हम में से कई लोगों के लिए यह इतनी शानदार और इम्पोजिंग लैंडस्केप पर पहली बार उड़ान भरना था। हम खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, बादलों के नीचे स्नोविली चोटियों को देखकर हैरान थे। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह शानदार नजारा जल्द ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती का सेटिंग बन जाएगा। एक ऐसी जगह जो हमारी इंसानियत और जीने की इच्छा की सीमाओं को परखेगी। जैसे जैसे हम उड़ रहे थे, मूड पूरा ऑप्टिमिज्म से भरा था। हमने अपने फ्यूचर, अपने सपनों और उन छोटी छोटी खुशियों के बारे में बात की जिनका हम सैंटियागो में इंतजार कर रहे थे। खतरे का ख्याल सच कहूं तो हमारे दिमाग में सबसे दूर था। पायलट अनुभवी थे और फ्लाइट थोड़ी टर्बुलेंस के बावजूद रूटीन लग रही थी। हमें उस मशीन पर भरोसा था जो हमें ले जा रही थी और उन आदमियों पर जो इसे उड़ा रहे थे। हम एक ब्रदरहुड थे, असल मायनों में एक टीम, और हमें अपनी संख्या में सुरक्षित महसूस हो रहा था। एकता और कॉमन पर्पस की यह भावना जो रग्बी के मैदान पर बनी थी, आने वाले अकल्पनीय दिनों में हमारे सर्वाइवल की नींव बन जाएगी। हालांकि उस पल यह बस हमारी खुशी भरी यात्रा की नींव थी। हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बस कुछ ही घंटों में हंसी की जगह चीखें ले लेंगी और एयरी जहाज की आरामदायक सीटें स्नो और धातु की एक जमी हुई वीरान जेल में बदल जाएंगी। जो यात्रा इतने वादों के साथ शुरू हुई थी, वह एक बुरे सपने में बदलने वाली थी। साफ नीला आसमान हमें धोखा देगा और जिन माउंटेनों की हम दूर से तारीफ कर रहे थे, वे जल्द ही हमें कैद कर लेंगे। हमारी कहानी, जो एक रग्बी मैच के लिए एक साधारण ट्रिप के रूप में शुरू हुई थी, सर्वाइवल, नुकसान और आखिर में इम्पॉसिबल का सामना करने पर इंसान की रूह की अविश्वसनीय ताकत की कहानी बनने वाली थी। खुशी से डर में बदलना बहुत तेजी से हुआ। एक पल में हम घने बादलों से उड़ रहे थे, टर्बुलेंस से केबिन हिल रहा था और अगले ही पल प्लेन एक झटके से नीचे गिरा। हम पर एक अजीब सी खामोशी छा गई जो तुरंत ही धातु के चट्टान से टकराने की भयानक आवाज से टूट गई। एयरक्राफ्ट एक पहाड़ से टकरा गया था। टक्कर इतनी जोरदार और विनाशकारी थी, एक ऐसी ताकतवर टक्कर जिससे लगा मानो दुनिया फट रही हो। दाहिना पंख तुरंत टूटकर अलग हो गया, उसके बाद बायां और फिर पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया। हमारे कई दोस्तों को अपने साथ जमा देने वाली खाई में ले गया। बचा हुआ फ्यूसलेज अब सिर्फ एक मुड़ा हुआ धातु का ट्यूब एक टोबोगन की तरह स्नोविले पहाड़ की ढलान पर तेजी से आगे बढ़ा। अंदर टूटते हुए केबिन में अफरा तफरी और डर का राज था। हमें सामान, सीटों और टूटे हुए मलबे के तूफान के बीच गुड़िया की तरह इधर उधर फेंका जा रहा था। मेरे दोस्तों की चीखें क्रैश की बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट में घुल गईं। विनाश का एक ऐसा संगीत जो मेरी यादों में हमेशा के लिए बस गया। मैं बिगिनिंगी झटके से बेहोश हो गया था, एक आशीर्वाद जिसने मुझे नीचे गिरने के एंडिम पलों के पूरे डर से बचा लिया। जब फ्यूसलेज आखिरकार एक दूर दराज बर्फ से ढकी घाटी में रुका तो एक गहरी और ठंडी शांति छा गई। हिंसक गति का अचानक अंत उतना ही चौंकाने वाला था जितना कि खुद दुर्घटना, जिससे बचे हुए लोग अवाक रह गए। हमारी यात्रा के मलबे और हमारे गिरे हुए दोस्तों के शवों से घिरे हुए थे। जैसे ही हम में से जो हिलडुल सकते थे हिलना शुरू किया तो त्रासदी की पूरी भयावहता हमें समझ आने लगी।
चमकदार सफेद बर्फ हमारे हिंसक आगमन के सबूत से रंगीन हो गई थी। ठंड तुरंत और गहरी थी, एक शारीरिक झटका जिसने हमारे पतले कपड़ों और हमारे होश को चीर दिया। हम एंडीज के दिल में फंस गए थे, पृथ्वी के सबसे दुर्गम एनवायरनमेंटों में से एक में, बिना यह जाने कि हम कहाँ थे। बिगिनिंग की झटके के बाद जीवित लोगों की तलाश शुरू हुई। हमने तेज हवा में नाम पुकारे। हमारी आवाजें माउंटेनों की विशाल खामोशी के सामने छोटी और कमजोर लग रही थीं। हमने घायलों की यथासंभव देखभाल की, पट्टियों के लिए कपड़ों के फटे हुए टुकड़ों का इस्तेमाल किया और जितनी हो सके उतनी सांत्वना दी। पहली रात हमारे नए जीवन की एक क्रूर शुरुआत थी। सूरज ऊंचे माउंटेनों के पीछे गायब हो गया और तापमान अकल्पनीय रूप से नीचे गिर गया। हम विमान के टूटे हुए लॉस्टल के अंदर एक साथ हडल्ड हो गए, अपनी सामूहिक शरीर की गर्मी का उपयोग करके घातक ठंड से लड़ने के लिए। हमारी चोटों का दर्द केवल हमारे दुख के दर्द से मेल खाता था। हमने पल भर में बहुतों को खो दिया था, दोस्त, टीम के साथी, परिवार। चिल्ली की एक मजेदार यात्रा का सपना टूट गया था। उसकी जगह अस्तित्व के लिए एक बेताब और आदिम सहोम्श ने ले ली थी। जिस आकाश ने हमारी दुनिया को तोड़ दिया था, अब वह हम पर नीचे देख रहा था, ठंडा और उदासीन। जब हमने एंडीज में अपनी पहली रात अकेले बिताई, माउंटेनों में हमारे पहले पूरे दिन की सुबह से कोई राहत नहीं मिली, बस हमारी भयानक तन्हाई और साफ दिखने लगी। हम बर्फ और चट्टानों के एक एंडलेस एक्सपेंस से घिरे हुए थे, एक बहुत ही सुंदर लेकिन पूरी तरह से डेजोलेट जगह। क्रैश के बाद हमारे एक्शंस को फ्यूल देने वाला इनिशियल एड्रेनालिन अब कम होने लगा था। उसकी जगह एक डर और हमारी सिचुएशन की कड़वी सच्चाई ने ले ली थी। हमारी चोटें बहुत सीरियस थीं, हम में से कई की हड्डियां टूटी हुई थीं, गहरे कट थे और अंदरूनी चोटें भी थीं। हमारे साथ बस कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, रोबर्टो कनेसा और गुस्तावो जर्बिनो ही थे। हमें बिना किसी सप्लाई के मेडिकल केयर को इम्प्रोवाइज करना पड़ा। फ्रीजिंग कोल्ड में फ्रैक्चर्स को स्प्लिंट करने और घावों को साफ करने के लिए जुगाड़ और हिम्मत पर डिपेंड रहना पड़ा। हमारा थोड़ा सा खाने का सामान भी बहुत चिंता का कारण बन गया था। हमें रैकेज से जो कुछ भी मिला, कुछ चॉकलेट बार्स, कुछ स्नैक पैकेट्स और कुछ वाइन बॉटल्स, हमने इकट्ठा कर लिया। हम 27 लोग जो जिंदा बचे थे, उनके लिए यह बहुत कम था। हम जानते थे कि यह ज्यादा देर नहीं चलेगा। हमने खाने को बहुत केयरफुली रेशन किया। हर किसी को हर दिन एक छोटा सा टुकड़ा मिलता था, एक छोटा सा स्वाद जो हमें सता रही भूख को और ज्यादा बढ़ा देता था। पानी के लिए हम प्लेन के मेटल के टुकड़ों पर धूप में बर्फ पिघलाते थे। यह एक स्लो और मुश्किल प्रोसेस थी, जिससे हमारी बढ़ती प्यास बुझाने के लिए बहुत कम पानी निकल पाता था। दिन एक भयानक रूटीन में ढलने लगे थे। हम दिन के समय फ्यूजलेज में अपने शेल्टर को और ज्यादा रहने लायक बनाने की कोशिश करते थे। हवा रोकने के लिए सीट कुशन्स और लगेज का इस्तेमाल करते थे। हम एक छोटे ट्रांजिस्टर रेडियो को भी ध्यान से सुनते थे जो हमें मिला था। यह बाहरी दुनिया से हमारा अकेला कनेक्शन था। कई दिनों तक हमें इस बात की उम्मीद थी कि हमें सर्च पार्टी की खबर मिलेगी। हम लगातार आसमान देखते रहते थे, रेस्क्यू प्लेन देखने की दुआ करते थे। मिलने की उम्मीद ही वह फ्यूल थी जो हमें जिंदा रखे हुए थी, एक कमजोर सी लौ जिसे हम अपने टूटे हुए शेल्टर से बहने वाली निराशा की एरों से सेवने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और ज्यादा समय बीतता गया, रेडियो से मिली खबरों से केवल निराशा ही हाथ लगी। 8वें दिन हमने वह अनाउंसमेंट सुनी जिसने हमारी बची हुई उम्मीद को तोड़ दिया। फ्लाइट 571 की ऑफिशियल सर्च रोक दी गई थी। उन्होंने हमें लॉस जना बंद कर दिया था। हमें मृत मान लिया गया था, ठंडे जंगल में अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया था। उस खबर के बाद फ्यूजलेज के अंदर जो खामोशी छाई थी, वह अब तक हमने जितनी भी खामोशी महसूस की थी, उससे कहीं ज्यादा भारी थी। यह वह पल था जब हम समझ गए, एक डरावनी सर्टेनिटी के साथ, कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें यह खुद ही करना होगा। दुनिया ने हमें छोड़ दिया था और अब हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। जब हमें लगा कि हमारी सिचुएशन इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, तब पहाड़ ने हमें अपनी असली बेरहम पावर दिखाई। 28 अक्टूबर की शाम को, क्रैश के 17 दिन बाद, हम फ्यूजलाज के अंदर एक साथ हडल्ड थे, बाहर की कड़कड़ाती ठंड और भयंकर स्नोवीले तूफान से बचने के लिए। वो क्रैम्प्ड जगह ही हमारी इकलौती पनाह थी, एलिमेंट्स के खिलाफ एक कमजोर प्रोटेक्शन। अचानक 1000 मालगाड़ियों जैसी एक बहुत तेज आवाज हवा में गूंज उठी। इससे पहले कि हम समझ पाते कि क्या हो रहा है,
बर्फ की एक बहुत बड़ी लहर प्लेन के टूटे हुए पिछले हिस्से से टकराई, अंदर भर गई और हमें जिंदा दफना दिया। एक हिमस्खलन आया था जिसने हमारे शेल्टर को एक कब्र बना दिया था। अंधेरा पूरा था, बर्फ का दबाव बहुत ज्यादा और दम घोंटने वाला था। पूरी अंधेरी जगह में पैनिक फैल गया क्योंकि हम हवा के लिए संघोष कर रहे थे, भारी स्नोविली चादर के नीचे फंसे हुए थे। मुझे सांस न ले पाने की डरावनी फीलिंग याद है। बर्फ मेरे मुंह और नथुनों में भर रही थी। यह एक पूरी तरह से बंद जगह में जिंदगी के लिए एक जबरदस्त हताश संघोष था। हम में से जो अपने सिर और हाथ आजाद कर पाए थे, उन्होंने अपने दोस्तों को लॉस देने के लिए तेजी से काम किया, अपनी नंगी जमी हुई हाथों से कंपैक्टेड बर्फ को खरोंच रहे थे। हवा जल्दी ही पतली और कार्बन डाइऑक्साइड से टॉक्सिक हो गई क्योंकि हम अपनी सील की हुई जेल में सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। हम दफन हो गए थे और मौत पहले से कहीं ज्यादा करीब लग रही थी। जो हमेशा के लिए लगने वाला संघोष था, उसके बाद हमने प्लेन के स्ट्रक्चर से एक मेटल पोल का यूज करके बर्फ से सतह तक एक छोटा छेद करने में कामयाबी हासिल की। इस छोटे से छेद से कीमती ऑक्सीजन अंदर फिल्टर हो पाई, जिससे हम दम घुटने से सर्वाइव्ड। हालांकि हिमस्खलन ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। जब हम आखिरकार तबाही का जायजा ले पाए तो हमने पाया कि हमारे 8 और दोस्त इस हमले में मारे गए थे। उनकी जिंदगी एक पल में बुझ गई थी। दुख बहुत ज्यादा था, जिससे हमें पहले से हुए नुकसान और बढ़ गया। फ्यूजलेज, जो हमारा घर और हमारी उम्मीद थी, अब गहरे दुख और मौत की जगह थी। हम 3 लंबे दिनों तक दफन फ्यूजलाज के अंदर फंसे रहे, स्नोविले तूफान के कम होने का वेट कर रहे थे। यह एक्सपीरियंस नरक के एक नए लेवल का था। हम अपने दोस्तों की बॉडीज के साथ कसकर पैक्ड थे। हवा मौत की गंध और हमारी निराशा के वजन से भरी हुई थी। हिमस्खलन ने न केवल और जानें ली थीं, बल्कि हमारी सिक्योरिटी की फीलिंग भी छीन ली थी, चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों न रही हो। इसने हमें एक कठोर सबक सिखाया। पहाड़ सिर्फ हमारी तकलीफ का एक पैसिव बैकड्रॉप नहीं था, यह एक एक्टिव, जानलेवा ताकत था। इस घटना ने हमें निराशा के रास्ते पर और आगे धकेल दिया, जिससे हमें उस टेरिबल चॉइस का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा जो आगे थी, अगर हमें अपने होमों को फिर से देखने का कोई चांस चाहिए था। जब सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया और हमारा थोड़ा बहुत खाना भी पूरा खत्म हो गया, तो हम धीरे धीरे भूख से मरने की पक्की राह पर थे। भूख एक फिजिकल दर्द था, बस एक लगातार परेशान करने वाली खालीपन जो हमारे विचारों को खा जाती थी और हमारी ताकत खत्म कर देती थी। हमने जो कुछ भी मिला खाने की कोशिश की, अपने जूतों का लेदर, सीट के कुशन्स से रुई, लेकिन सच कहूं तो उससे कोई ताकत नहीं मिली। हम कमजोर होते जा रहे थे। हमारा शरीर हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता जा रहा था। हम जानते थे कि प्रोटीन और फैट के बिना हम सब मर जाएंगे। ये एक कड़वा और टाल न सकने वाला सच था, जो हमारे टूटे हुए शेल्टर को घेरे हुए ठंडी माउंटेनों की चोटियों की तरह हम पर छाया हुआ था। यह विचार पहले फुसफुसाहट में बोला गया था, एक ऐसा भयानक विचार जिसे कोई आवाज नहीं देना चाहता था। हमारे दोस्तों के शरीर स्नो में पूरी तरह से सहेजे हुए फ्यूजलेज के ठीक बाहर पड़े थे। वे हमारे टीममेट थे, हमारा परिवार थे। उनके शरीर का इस्तेमाल अपनी जिंदगी सेवने के लिए करना हमारे समाज और हमारे धर्म के गहरे नियमों का उल्लंघन जैसा लग रहा था। हमने इस मुद्दे पर कई दिनों तक बहस की। हमारा मन और आत्मा उथल पुथल में थी। ये सबसे ज्यादा लाचारी से पैदा हुई बातचीत थी, एक दर्दनाक मॉरल और स्पिरिचुअल संघर्ष था। हम ऐसा कैसे कर सकते थे? फिर भी हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे? अगर यही जीने का एक अकेला रास्ता था, यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। यह एक सामूहिक समझौता था, एक सोच समझकर और दिल सैडनेस आने वाला समझौता। हम में से कई लोगों ने सोचा कि अगर हम मर जाते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे अपने शरीर का इस्तेमाल हमारे दोस्तों को जीने का मौका देने के लिए किया जाए। ये कम्युनियन का आखिरी काम था, अपने टीममेट्स को जिंदा रखने का एक तरीका। रोबर्टो कनेसा, जो मेडिकल स्टूडेंट में से एक था, सबसे पहले यह कहने वालों में से था कि यही हमारा एक अकेला रास्ता है। उसने इसे एक लॉजिकल, हालांकि भयानक, जरूरत के तौर पर पेश किया। हमने एक पैक्ट किया, अगर हम में से कोई मर जाता है तो दूसरों को हमारे शरीर का इस्तेमाल अपने आप को जिंदा रखने के लिए करने की इजाजत होगी। यह एक अविश्वसनीय त्याग था, हमारे बीच के प्यार और रिश्ते का सबूत था। आखिरकार बहुत अनिच्छा और भारी मन से हमने पहला कट किया। यह हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था, एक ऐसा काम जिसने हमें इंसानियत के व्यवहार की एक ऐसी सीमा पार करने पर मजबूर किया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
हमने माफी और अपने दोस्तों की आत्माओं के लिए प्रार्थना की जिनके शरीर को हम खाने वाले थे। ये काम जो पूरी तरह से जरूरत से पैदा हुआ था, वही था जिसने हमें जिंदा रखा। ये बर्बरता का काम नहीं था, बल्कि एक गहरा त्याग था। पक्की मौत के सामने जिंदगी चुनने का फैसला था। इसी भयानक भोजन से मिली ताकत ने आखिरकार हम में से 2 को उस घाटी से बाहर निकलने और दूसरों के लिए मदद ढूंढने की ताकत दी। 2 महीने से ज्यादा समय तक जमी हुई वीरान जगह में फंसे रहने के बाद हमें एहसास हुआ कि मदद हम तक नहीं आ रही थी। हमारे बचने की अकेली उम्मीद यह थी कि हम खुद मदद के लिए जाएं। माउंटेनों से बाहर निकलने का विचार, जो कभी नामुमकिन लगता था, अब हमारा अकेला मुमकिन ओन ऑप्शन लग रहा था। हम भूख और ठंड से कमजोर हो गए थे और हमारे पास कोई प्रॉपर क्लाइंबिंग गियर नहीं था, कोई मैप नहीं था और माउंटेनियरिंग का कोई खास नॉलेज भी नहीं था। हमारे पास बस जीने की एक जबरदस्त इच्छा थी और एक वादा था जो हमने अपने लौटते हुए दोस्तों से किया था। हमने इस एक्सपेडिशन के लिए एक छोटा ग्रुप चुना, यह जानते हुए कि फ्यूसलेज में मौजूद सभी लोगों की किस्मत उन्हीं के कंधों पर टिकी थी। शुरुआत में हम में से कई लोग निकले, लेकिन काम बहुत मुश्किल साबित हुआ। आखिर में यह तय किया गया कि हम में से 2, मैं और रॉबर्टो कनेसा, आखिरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ सफर के पहले हिस्से में हमारे दोस्त एंटोनियो टिंटिन विजिंटिन भी थे, जो सामान का एक भारी हिस्सा लेकर चले ताकि हमें आगे के लंबे सफर के लिए एनर्जी सेवने में मदद मिल सके। हमने जितनी हो सके उतनी तैयारी की। हमने प्लेन के टेल सेक्शन से उतारे गए इंसुलेशन के टुकड़ों को सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया। हमने अपने सफर के लिए फ्रोजन मीट के छोटे हिस्से पैक किए। 12 दिसंबर 1972 को क्रैश के 60 दिन बाद हमने अपने पीछे छूटे दोस्तों को अलविदा कहा और एक विशाल पर्वत चोटी पर चढ़ना शुरू किया, ये मानते हुए कि यह हमारे और चिल्ली के बीच अकेली बाधा थी। चढ़ाई हमारी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल थी। हवा पतली थी, जिससे हर सांस लेना मुश्किल हो गया था। खड़ी स्नोवीली ढलानें खतरनाक थीं और एक भी गलत कदम हमें मौत के मुंह में धकेल सकता था। हम पर्वतारोही नहीं थे, हम बस ऐसे लड़के थे जिन्होंने मरने से इनकार कर दिया था। हर कदम विश्वास और पूरी लगन का काम था। 3 मुश्किल दिनों की चढ़ाई के बाद हम चोटी पर रीचते उम्मीद कर रहे थे कि हमारे सामने चिल्ली की हरी भरी वादियां फैली होंगी। इसके बजाय हमारे दिल डूब गए। हमारे सामने और पहाड़ थे, बर्फ से ढकी चोटियों का एक एंधहीन समुद्र जो क्षितिज तक फैला हुआ था। उस पल की निराशा बहुत भारी थी। ऐसा लगा जैसे हमने सब कुछ बिना किसी बात के दे दिया हो। उसी पल उस चोटी पर खड़े होकर मुझे समझ आया कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। मैंने रॉबर्टो से कहा, हम अपनी मौत की ओर चल रहे हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मौत का इंतजार करने के बजाय उसकी ओर चलना पसंद करूंगा। हमने टिंटिन को फ्यूसलेज वापस भेज दिया ताकि रॉबर्टो और मैं उसके खाने के हिस्से का उपयोग कर सकें। अपनी फीलिंगों को बढ़ाने के लिए एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला। लगातार 10 दिनों तक हम चलते रहे, अपने परिवारों की तस्वीरों से प्रेरित होकर और उस जिम्मेदारी से जो हमने प्लेन पर इंतजार कर रहे अपने दोस्तों के लिए महसूस की। हमने खतरनाक रास्तों को पार किया, जमा देने वाली नाइटों को सहा और अपने कमजोर शरीरों को उनकी हद तक धकेला, ये सब दूसरी तरफ मुक्ति पाने की थोड़ी सी उम्मीद के लिए। 10 दिन की लगातार ट्रैकिंग के बाद हमारी बॉडी फेल हो रही थी और हमारी उम्मीद बस एक धागे से लटकी हुई थी। हम ऊंची जमी हुई चोटियों से एक पतली घाटी में नीचे आ गए थे, जहां हमें आखिरकार लाइफ के साइन दिखे। कुछ घास, कुछ कीड़े और फिर गायों का एक झुंड। यह नजारा इतना अजीब था, 2 महीने से ज्यादा स्नो और रॉक्स की दुनिया में रहने के बाद, कि यह एक भ्रम जैसा लग रहा था। हम सभ्यता के निशानों के पीछे चलते रहे जब तक हम एक नदी तक नहीं पहुंच गए, जिसका पानी तेज और पार करने के लिए बहुत चौड़ा था। दूसरी तरफ हमने उसे देखा, एक आदमी घोड़े पर। वह एक चिल्ली का चरवाहा था, एक हुआसो जिसका नाम सर्जियो कैटलन था। हम इतने कमजोर थे कि मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। नदी के शोर के ऊपर चिल्लाना तो दूर की बात थी। हमने चिल्लाने की कोशिश की, हमारी साउंडें रूखी और कमजोर थीं। पहले वह हमें समझ नहीं पाया। उसके हिसाब से हम जंगली आदमी जैसे दिख रहे होंगे। हमारे लंबे बाल, दाढ़ी और एयरी जहाज के पार्ट्स से बने फटे कपड़े। उसे लगा कि हम लौटे हुए टूरिस्ट हैं और उसने इशारा किया कि वह अगले दिन वापस आएगा। निराशा की एक लहर हम पर छा गई। हमें डर था कि हम एक और रात जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर एक पल में उसे हमारी सिचुएशन का अंदाजा हो गया। वह नदी के किनारे वापस आया,
एक कागज का टुकड़ा और एक पेंसिल एक पत्थर से बांधी और उसे उफनते पानी के पार हमारी तरफ फेंका। मेरे हाथ ठंड और थकान से कांप रहे थे जब मैंने वह नोट लिखा जो हमारी जान सेव देगा। नोट में बताया गया था कि हम कौन थे, कि हम एक प्लेन से थे जो माउंटेनों में क्रैश हो गया था और हमारे 14 दोस्त अभी भी मलबे में जिंदा थे, भूखे और घायल थे। मैंने लिखा कि हमें तुरंत हेल्प चाहिए। मैंने नोट को वापस पत्थर से बांधा और अपनी बची हुई ताकत से मैंने उसे वापस नदी के उस पार फेंका। सर्जियो कैटलन ने नोट पढ़ा और उसके चेहरे पर भ्रम की जगह गहरा सदमा और समझदारी आ गई। उसने हमें इशारा किया कि वह समझ गया है और मदद लाएगा, फिर घोड़े पर चला गया। 72 दिनों में पहली बार हमें उम्मीद की सच्ची भावना महसूस हुई। किसी को पता था कि हम जिंदा हैं। हम नदी किनारे गिर गए, इमोशंस और थकान से भरे हुए, और इंतजार किया। सर्जियो कैटलन अधिकारियों को अलर्ट करने के लिए पास के पुलिस स्टेशन तक रीचने के लिए घंटों तक घोड़े पर सवार रहा। वह सिंपल मीन्स का आदमी था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंपैशन था। उसने 2 अजनबियों की मदद करने में जरा भी देर नहीं की जो कहीं से भी आ गए थे। उसके काइंडनेस का एक्ट हमारी सर्वाइवल की चेन में आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट लिंक था। उसने हमें खिलाया, हमें एक ब्रेड का टुकड़ा दिया जिसका टेस्ट ऐसा था जैसे मैंने कभी नहीं खाया था, और उसने उस रेस्क्यू को शुरू किया जिसके लिए हमने इतने लंबे समय से प्रेयर की थी। वह सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, वह हमारा एंजल था, गुडनेस और ह्यूमैनिटी का प्रतीक था, जिसे हमें डर था कि ठंडे उदासीन माउंटेनों में हमेशा के लिए खो गया था। सर्जियो कैटलन से हमारी मुलाकात के अगले दिन आसमान उस आवाज से भर गया था जिसे सुनने के लिए हम 72 दर्द भरे दिनों से तरस रहे थे। हेलीकॉप्टर के रोटर की धड़कन। 22 दिसंबर 1972 को रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर वहीं उतरे जहां रॉबर्टो और मैं इंतजार कर रहे थे, और हमारे रेस्क्यू दल को देखकर हम भावुक हो गए। वे असली थे, हम सुरक्षित थे। मैं उन्हें फ्यूसलेज की जगह तक गाइड कर पाया, उन्हीं माउंटेनों के ऊपर से उड़ते हुए जो हमारी जेल और हमारी परीक्षा थे। नीचे देखते हुए मैं वह रास्ता देख सकता था जिस पर हम चले थे, एक ऐसी यात्रा जो इम्पॉसिबल लग रही थी, भले ही मैं उसे हवा से दोबारा देख रहा था। ये भावना जीत, राहत और उन सभी चीजों के लिए गहरे दुख का मिश्रण थी जो खो गई थी। दुर्घटना स्थल पर वापस बचे हुए 14 बचे हुए लोगों ने हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनी। उनके लिए ये शुद्ध बेजोड़ खुशी और अविश्वास का क्षण था। वे इस उम्मीद पर टिके थे कि हमारा अभियान सफल होगा, लेकिन इतने दिनों के बाद वह उम्मीद फीकी पड़ने लगी थी। हेलीकॉप्टरों को अपनी घाटी में उतरते देखना इस बात की पुष्टि थी कि उनकी अग्नि परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई थी। उन्होंने अपनी ऊर्जा के आखिरी भंडार का इस्तेमाल हाथ हिलाने और संकेत देने के लिए किया। उनके दिल खुशी से झूम उठे। रेस्क्यू दल यह देखकर हैरान रह गए कि उन्हें क्या मिला। दुबले पतले लड़कों का एक समूह जो दुनिया के सबसे कठोर वातावरण में 2 महीने से अधिक समय तक किसी तरह जीवित रहे थे। रेस्क्यू कार्य को खतरनाक ऊंची ऊंची स्थितियों और हेलीकॉप्टरों की सीमित क्षमता के कारण चरणों में हैड टू डू। पहले दिन आधे बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर टेकन, बाकी को फ्यूसलेज में एक और रात बितानी पड़ी। हालांकि इस बार यह अलग था। वे अब अकेले नहीं थे, उनके साथ रेस्क्यू दल की एक टीम थी और उनके पास भोजन और यह निश्चित ज्ञान था कि अगले दिन उन्हें बचा लिया जाएगा। अगली सुबह 23 दिसंबर को शेष बचे हुए लोगों को माउंटेनों से बाहर निकाला गया, जो उस मलबे को पीछे छोड़ गए जो उनका घर, उनकी जेल और उनकी मुक्ति था। दुनिया जिसने उन्हें लंबे समय से मृत मान लिया था, एंडीज के चमत्कार की खबर से दंग रह गई। सभ्यता में वापस आना एक चौंकाने वाला एक्सपीरियंस था। हमें खामोशी, बर्फ और सर्वाइवल की दुनिया से अस्पतालों, रिपोर्टरों और अपने परिवारों के साथ फीलिंगात्मक पुनर्मिलन की दुनिया में टेकन। जीवित होने की खुशी बहुत बड़ी थी, लेकिन यह उन 29 दोस्तों और चालक दल के सदस्यों के लिए गहरे दुख से जुड़ी थी जो घर नहीं पहुंच पाए। हम बच गए थे, लेकिन हम हमेशा के लिए बदल गए थे। हम अपने साथ उन लोगों की यादें और उन विकल्पों का बोझ लिए हुए थे जो हमने जीवित रहने के लिए किए थे। रेस्क्यू केवल हमारे दुख का अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। पहाड़ के निशानों और सबकों के साथ फिर से जीना सीखना। आज एंडीज से हमारे रेस्क्यू हुए 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन 72 दिनों की यादें आज भी उतनी ही ताजा हैं। हम 16 लोग जो बचे, उन्होंने उस पहाड़ को अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ रखा है। इसने हमें परिवार और दोस्ती के बारे में हमारे नजरिए को और जिंदगी के एक एक दिन की अहमियत को आकार दिया है। हमने करियर बनाए हैं, परिवार पाले हैं,
और दादा दादी बने हैं। हम वो जिंदगी जिए हैं जो हमारे उन दोस्तों को कभी नहीं मिल पाई जो बर्फ में खो गए थे। हम उनकी याद का सम्मान अंधेरे में डूबे रहकर नहीं करते, बल्कि वर्तमान के उजाले को गले लगाकर और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीकर करते हैं। हम आज भी एक परिवार हैं, एक भाईचारा जो सबसे मुश्किल हालातों में बना था। हर साल 22 दिसंबर को हमारे रेस्क्यू की सालगिरह पर हम फिर से मिलते हैं। यह शांत सोच विचार, आभार और याद करने का दिन होता है। हम उन 29 आत्माओं के लिए एक पल का मौन रखते हैं जो माउंटेनों में ही रह गईं, और हम उस जिंदगी के तोहफे का जश्न मनाते हैं जो हमें मिली थी। ये मुलाकातें उदास मौके नहीं होते, बल्कि उन रिश्तों का जश्न होते हैं जिन्होंने हमें एक साथ रखा, और उस चमत्कार का जिसने हमें वापस लौटने दिया। हमारी दोस्ती ज्यादातर लोगों की समझ से परे है, जो साझा संघर्ष, बलिदान और बचने के एक अटूट समझौते पर बनी है। हम में से कई लोगों ने अपनी कहानी दुनिया के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी महसूस की है, नाम या ध्यान के लिए नहीं, बल्कि हमें लगता है कि इसमें उम्मीद, टीम वर्क और मानवीय भावना के लचीलेपन का एक शक्तिशाली संदेश है। किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज और स्पीकिंग एंगेजमेंट्स के जरिए हमने यह समझाने की कोशिश की है कि हमने क्या झेला और हमने क्या सीखा। यह कहानी हमारे बचने के सनसनीखेज पहलुओं के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार, विश्वास और मानवीय जुड़ाव की शक्ति के बारे में है, जो सबसे इम्पॉसिबल बाधाओं को भी पार कर सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सबसे अंधेरी जगहों में भी उम्मीद की रोशनी बनी रह सकती है, अगर लोग साथ मिलकर काम करने को तैयार हों और कभी हार न माने। फ्लाइट 571 की विरासत कोई त्रासदी नहीं, बल्कि जिंदगी की है। यह हमें याद हटाता है कि हिम्मत डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि इसके बावजूद काम करने का फैसला है। यह दिखाता है कि मौत के सामने जीने का और दूसरों को जीने में मदद करने का चुनाव सबसे शक्तिशाली ताकत है। हमारी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है, और यह शायद हमारे लौटते हुए दोस्तों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वे बेकार नहीं मरे, उनकी याद हमारे जरिए और उम्मीद के उस संदेश के जरिए जिंदा है, जो हमारी अविश्वसनीय बचने की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाती है। हम इस बात का विक्टोरिया जागता सबूत हैं कि चमत्कार हो सकते हैं,